ये नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट के सीरीज़ में एक और प्रोजेक्ट है। एक और प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि जो मैं ई कोच नाम का प्रोजेक्ट बना रहा था, तो उस टाइम में लैपटॉप में कुछ इशू होने की वजह से वो प्रोजेक्ट मेरे बीच नहीं है, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू कर लूँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या है कि मैं एक न्यूज़ पोर्टल का वेबसाइट ले रहा हूँ और इस वेबसाइट में बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना एरर है जो ज़्यादातर नेक्स्ट जेएस के डेवलपर को आता है, वो ये है कि जब है ना वो डबल लेआउट करते हैं या नेस्टेड लेआउट बनाते हैं, तो उनको डबल हेडर का सामना करना पड़ता है कई बार। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब पॉसिबल है और कैसे ठीक करेंगे। मैं यहाँ पर एक न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट बनाऊँगा, जिसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम न्यूज़ रखा है। और मैं इसमें क्या क्या करने वाला हूँ वो मैं एक फ़ाइल बनाकर लिख देता हूँ। read.txt नाम का फ़ाइल होगा, जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या डालने हैं मुझे। तो देखिए, कैटेगरी नाम का एक मॉडल होगा जिसके कैट आईडी या फिर नॉर्मली आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी के डिस्क्रिप्शन, कैट डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से ये चीज़ें दो कॉलम के तौर पे होंगी एक मॉडल में। और दूसरा मॉडल होगा पोस्ट नाम से, जिसमें टाइटल होगा, किसने ये न्यूज़ लिखा है उसका नाम ऑथर में होगा, कब न्यूज़ लिखा गया है वो होगा, कैटेगरी कौन सा है वो होगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कंटेंट रखेंगे, यानी जो पोस्ट है वो डालेंगे, और एक फीचर्ड इमेज रखेंगे, फीचर्ड इमेज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं है क्योंकि कंटेंट ही डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली दो मॉडल का डिज़ाइन बनाएंगे और उसको देखने में न्यूज़ वेबसाइट जैसा लगे वैसा कुछ करेंगे। तो हम पूरा प्रोजेक्ट कोशिश कर रहे हैं कि आज हम इसको आपको ओवरऑल डिस्प्ले दिखा सकें कि कैसे बनेगा। तो फटाफट इसमें बिना देर किए सबसे पहले मंगूज़ इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि हम मेरा पूरा ORM मैनेज करेगा। तो npm i मंगूज़, ठीक है। और ये मंगूज़ इंस्टॉल करने के बाद मैं बनाऊंगा ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर जिसका नाम होगा मॉडल्स, और उस मॉडल्स फ़ोल्डर के अंदर में मैं बनाऊंगा दो मॉडल। पहला category.js, और इसमें इंपोर्ट करेंगे अपना मंगूज़, जो कि अभी इंस्टॉल हो ही रहा है। ठीक है, फ्रॉम मंगूज़ इंस्टॉल हो जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा कैटेगरी स्कीमा। ज़रूरी नहीं ये नाम हो, लेकिन नाम ऐसा रखो कि नाम पढ़ के समझ में आए क्या है। तो कैटेगरी का स्कीमा है, ऐसा नाम रखना फ़ायदेमंद होता है, मंगूज़ डॉट स्कीमा। और हम सब जानते हैं इसमें कुछ गलत कर रहे हैं क्या? ठीक है, न्यू कीवर्ड छूट रहा है, न्यू कीवर्ड यहाँ लगेगा और न्यू मंगूज़ स्कीमा। और यहाँ पर मेरा पहला कॉलम होगा कैट टाइटल। तो आप कोशिश करें कि इसको स्पेस ना देकर कैपिटलाइज कर दिया जाए, तो वो भी एक सेपरेशन का तरीका होता है। इसको किबैब मेथड या फिर कैमल केस भी कहते हैं। नॉर्मली हम इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और टाइप में हम बताएंगे स्ट्रिंग। ठीक है, और अगर रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड बताएंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड डी ट्रू। ठीक है, नॉर्मली ट्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दूसरा जो कॉलम होगा, मैं चूँकि न्यू इंस्टॉलेशन है पूरा लैपटॉप मेरा, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल D को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट। और कीबोर्ड शॉर्टकट में यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन, इसको कंट्रोल D से इनेबल कर देते हैं, ताकि जब मैं कंट्रोल D प्रेस करूँ तो नॉर्मली ये डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये दोनों मॉडल दोनों के दोनों क्या हो गए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मॉडल कैसे बनेगा। तो एक्सपोर्ट, उसके बाद डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद यहाँ पे मंगूज़ डॉट मॉडल्स, एक से ज़्यादा मॉडल्स, और मॉडल का नाम जो भी रखेंगे वो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। अगर नहीं बना हुआ है तो मंगूज़ डॉट मॉडल, और मॉडल का नाम क्या होगा वो बताइए। तो कैटेगरी, जो कि मैंने उधर रखा है वही नाम, और बनेगा तो किस स्कीमा बेसिस पे बनेगा, तो ऐसे। ठीक है, ये पूरी तरीके से मंगूज़ का मॉडल मेरा तैयार हो गया। एक और मॉडल ऐसे बनेगा, उसका नाम होगा post.js। ठीक है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें जो भी चेंजेस होगा वो कर लेंगे। तो यहाँ कैटेगरी स्कीमा है लिखा हुआ,
यहाँ और यहाँ सेम वेरिएबल है तो इसको पोस्ट स्कीमा नाम दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टाइटल है सिर्फ, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट मैं कंटेंट से बदल देता हूँ, ठीक है। तो टाइटल है, ऑथर है, और उसके बाद डेट है, और नेक्स्ट है कैटेगरी, एनीथिंग एल्स, ठीक है। बट कैटेगरी में स्ट्रिंग नहीं रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताते जा रहा हूँ। देखिए हम लोगों को कैटेगरी बगल में मेरे एक मॉडल है, उसमें कैटेगरी सारा मिल जाएगा, हम क्यों ना उससे ही एक फ़ॉरेन की तरीके से मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ मंगूज़ का। मंगूज़ में आप ऐसा कर सकते हैं कि ODM के अंदर में, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल के अंदर में, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल के अंदर में आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे मॉडल का आप अपना रेफरेंस ले सकते हैं, यानी फॉरेन की तरह काम कर सकते हैं। तो मैं स्कीमा के टाइप की बात करूं अगर, तो आपको मैं बताऊं आईडी एक स्कीमा टाइप होता है। देखिए अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो स्कीमा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है, नंबर है, डेट है, डेट भी है, तो हम डेट के लिए डेट यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको डेट बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो आप डेट के अनुसार भी जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अभी हम आपको डेट पे ध्यान देके ऑब्जेक्ट आईडी के बारे में बताते हैं। देखिए जो ऑब्जेक्ट आईडी आप देख रहे हैं, ये आपको लिखना होगा मंगूज़ डॉट टाइप, कहाँ गया मॉडल में, मंगूज़ डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट बुलियन, नहीं आपको वो कर देना है ऑब्जेक्ट टाइप। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप प्रोपगेट कर सकते हैं, आप उस डेटा से इस डेटा में टेबल ला सकते हो, वहाँ कैटेगरी से आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मंगूज़, देखिए डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ऐसे। तो इससे क्या होगा, मंगूज़ का, स्कीमा का, टाइप का, ऑब्जेक्ट आईडी यूज़ करो। जो स्ट्रिंग लिखते हैं वो भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग एनेबल हो जाता है। तो आप इसका कैटेगरी को क्या किए, इसमें अब आपका इसका आईडी स्टोर होगा, जिसके बाद हम लोग ना आईडी स्टोर करने के बाद हम लोग उसको रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं, और हम लोग दोनों टेबल को एक साथ मर्ज करके कहीं पे कॉल कर सकते हैं। मतलब कैटेगरी फॉरेन की हो गया यहाँ पे। नॉर्मली अगर RDBMS की बात करें तो RDBMS में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉरेन की होता है, प्राइमरी ये होता है। तो ये आपका कैटेगरी जो है यहाँ पे फॉरेन की का ट्रीट होगा, और फॉरेन की मदद से हम उसके डेटा को कैटेगरी टेबल से ला सकते हैं। तो आप प्रोपगेट कर सकते हैं बाद में इसको। अभी हम फिलहाल कैटेगरी, और देखिए मंगूज़ डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका ये वाला स्कीमा भी तैयार हो गया। अब आते हैं बाकी रेस्ट काम में, जैसे कि कनेक्शन वगैरह सॉरी। तो हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं कॉन्फ़िग, ठीक है। और ये फ़ोल्डर में डेटाबेस का कनेक्शन रखेंगे, तो इसका नाम DB कनेक्ट रख लेते हैं, DB कॉन, ठीक है, या छोटा नाम कनेक्ट, कुछ भी नाम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी इंपोर्ट होगा आपका मंगूज़, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट बनाएंगे, DB कॉन या कनेक्ट, जो भी नाम रखना चाहते हैं। और इसमें आप क्या करेंगे, बताइए कैसे कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले आप असाइन करेंगे क्या, मंगूज़, ऐसे ट्राई कैच करना, बोलिए कैसे करेंगे, कोई नहीं बताएगा, जल्दी से क्या करना है। पहले एरो फंक्शन बनाएंगे, DB कनेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये ऐसे असिंक्रोनस, देखिए कितना याद है। इसके बाद ट्राई, और ट्राई क्या करना है, रिटर्न करेंगे ट्राई अवेट, ठीक है, कॉन्स्ट, पहले कॉन्स्ट, उसके बाद DB, ठीक है, उसके बाद अवेट, उसके बाद मंगूज़, उसके बाद डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे URL। तो ये तो हो गया गड़बड़, मेरे लैपटॉप में मैं भूल गया MongoDB इंस्टॉल करना। कोई बात नहीं, इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए यहाँ से डाउनलोड करते हैं अपना टाइम बचाते हुए। देखिए तो मैं यहाँ पे अगर इसको डाउनलोड करने की कोशिश करूँ, MongoDB के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ मैं,
तो यहाँ पे प्रोडक्ट में जाऊँगा, प्रोडक्ट में सिर्फ डेटा कंपास नहीं, आपको डेटाबेस की तरफ जाना होगा, या फिर आप डाउनलोड कम्युनिटी एडिशन पे जान, तो आप कम्युनिटी एडिशन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको वर्ज़न और बाकी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, फिर डाउनलोड पे क्लिक करना है। कोई बात नहीं, आज के टाइम में थोड़ा इंटरनेट स्पीड ठीक ठाक रहता है ऐसे डाउनलोड करना बुरा नहीं लगता। तो फटाफट ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं आगे का रेस्ट काम करूँगा क्योंकि मुझे टाइम वीडियो में लंबा नहीं करना है। तो जो कनेक्शन का यूआरएल होगा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद कैच, उसके बाद THRO थ्रो न्यू एरर, और वो एरर में क्या लिखेंगे, डाटाबेस फेल्ड, ठीक है। और एनीथिंग एल्स एक्सपोर्ट कर देना, डिफ़ॉल्ट और DB कनेक्ट। देखिए अगर आपका सही हुआ तो कनेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर आपको एरर आएगा, ठीक है। खैर, इसके अलावा हम अपने पेजेस के बनाने शुरू करते हैं। देखिए जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ वो सुन लीजिए। जब मैं layout.js में या कंपोनेंट को डिज़ाइन करूँगा तो एक भारी भरकम एरर आता है। मैं दिखाता हूँ कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट रखने के लिए कंपोनेंट नाम का फोल्डर रख लेता हूँ। इसमें मैं पहला कंपोनेंट header.js बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, अगर आप टेलविंड यूज़ कर रहे हैं और आपको जल्दी से हेडर बनाना है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको टेलब्लॉक नाम का वेबसाइट, tailblocks.cc वेबसाइट का नाम है, वहाँ पे CSS नहीं सॉरी CC, ठीक है। इस वेबसाइट को आप एक्सेस कर देंगे। ये tailblocks.cc में बनाया हुआ नेम बार, हेडर, बॉक्स, कार्ड, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको खाली नेम बार अपना ढूंढना है। मैं आपको जल्दी से दिखा दूँ, ये यहाँ पे आपको नेम बार बना हुआ मिल जाएगा। ये देखिए हेडर, ये ऊपर में हेडर का पट्टी, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। आपको कौन सा चूज़ करना है आप अपने से चूज़ कर लीजिए, व्यू कोड पे क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए। ये कोड है आपका टेलविंड का, तो इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। चलिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कंपोनेंट में आने के बाद JSX में फॉर्मेटाइज होगा, यानी कि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम नॉर्मली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन और इसका नाम हेडर, और ये रहा मेरा रिटर्न, और ये है मेरा अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो HTML वाली है और इसको JSX में कन्वर्ट करना है। जैसे कि पहला क्लास नेम, तो क्लास को क्लास नेम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। देखिए मैं रिप्लेसमेंट कर देता हूँ सबको एक साथ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पूरा पेज का क्लास नेम चेंज हो गया। दूसरा, ए टैग पॉसिबल नहीं है कि लगाना है, तो आपको ए टैग की जगह पे लिंक का इस्तेमाल करना है, तो आपको इसको भी रिप्लेस करना होगा, ठीक है। फॉरगेट नहीं करिएगा इसको, आपको लिंक इस्तेमाल करना होगा। तो जहाँ जहाँ ए टैग है वहाँ लिंक इस्तेमाल होगा। दूसरा ये कि जहाँ जहाँ ए टैग क्लोज़ हुआ है वहाँ लिंक टैग क्लोज़ होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए जहाँ जहाँ 2 बार है वहाँ एक बार करना पड़ेगा। खैर छोड़िए, कर लेते हैं, गलतियाँ तो होती रहती हैं। चलिए, तो ये हेडर में आप क्रॉस चेक कीजिए कि कोई भी चीज़ ऐसा तो नहीं है जो इसके खिलाफ़ है। किसके खिलाफ़, आपके कोड के खिलाफ़ है। तो नॉर्मली अभी हमको यहाँ पे कोई ख़ास इशू नहीं नज़र आ रहा, बस लिंक को इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो किसी का भी के मिटाइए और इंपोर्ट कर लीजिए, सिंपल। तो ऊपर इंपोर्ट हो गया और आपका हेडर, ये ऑटो फाइल सेव नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको फाइल में जाकर ऑटो सेव को ऑन करना होगा। जिसके बाद आपका ये हेडर, देखिए इसको फॉर्मेटाइज करके थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देते हैं, जिससे ये हेडर तैयार हो गया। अब इसमें क्या चेंज करेंगे, तो नॉर्मली इसमें जो है ना नाम चेंज कर लेंगे, न्यूज़ पोर्टल, ये होम पेज का मैंने हेडर बना दिया। एक और हेडर बनाऊंगा एडमिन का। नॉर्मली एडमिन का हेडर और होम का हेडर अलग है, इसी में तो कन्फ्लिक्शन है जिसको हम लोग सॉल्व करना है। तो नॉर्मली हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन और उसके बाद इसका नाम रखते हैं एडमिन हेडर, ठीक है, एडमिन हेडर, ठीक है। उसके बाद आपको ये रहा, ठीक है, ओ सॉरी दोनों को मिला दिया मैंने, हाइब्रिड कर दिया। खैर चलो, एक और बात सुन लो, एक्सटेंशन में अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ES6 नाम का एक पैकेज होता है, अगर आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, खोजो कहाँ पे है ES6, मैं जावास्क्रिप्ट पहले सर्च कर देता हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ने रिएक्ट सर्च करता हूँ, ठीक है, रिएक्ट, हाँ ये ES7 वाला कोड, ठीक है। ये रिएक्ट का जो ES7 वाला एक्सटेंशन है आप देख रहे हैं, इसको आपको पहले डाउनलोड कर लेना। ये एक्सटेंशन क्या करेगा सुनिए, थोड़ा आपका टाइम और बचाएगा। क्या करेगा, जैसे आप कंपोनेंट बना रहे हो तो आपको लिखना R मतलब रिएक्ट एरो
फंक्शन कंपोनेंट, RAFC, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो ई लिखना है, RAFCE, फुल फॉर्म से लिख लिया, रिएक्ट, बोलिए, एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, सब कुछ एक साथ हो जाएगा। देखो आपका टाइम बचा, आपके पास कर्सर है 3 जगह पे, आप सिर्फ नाम बदल सकते हैं, तो जो फाइल का नाम आप रखोगे ना वही नाम अपने आप ले लेगा। आपको रिएक्ट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये मिटा देना है और कुछ नहीं करना। फिर से देखिए, दोबारा से देखिए, RAFC, ठीक है। देखिए तो आपका टाइम इतना बचा एक्सपोर्ट करने का, एरो फंक्शन बनाने का, ये सब टाइम आपके लिए आराम से मैनेज हो गया। तो इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा सकते हो। तो ये है हेडर फाइल सेकंड नंबर का, जिसको हम लोग BG ब्लैक कलर में बनाएंगे। टेक्स्ट कलर इसका वाइट रखेंगे, PX3 रखेंगे, Flix1 रखेंगे, और इसके अंदर कुछ डाल देंगे, अभी फ़िलहाल बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं एडमिन पैनल ऑफ न्यूज़ पोर्टल, इतना लंबा नहीं लिखना, एडमिन पैनल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक पैनल बन गया, जो कि बेसिकली हमको इसका थोड़ा क्लास देके 2x टेक्स्ट डैश 2x ऐसे करके। बाकी टेलविन वाली चीज़ें आपको सपोर्ट करानी है अगर, तो आपको JSX फाइल रखना होगा, ठीक है। JS फाइल मैंने रखा है, जैसे इसको एक्सटेंशन में क्या रखिएगा, JSX रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो टेलविन का हिंट है वो भी आएगा, लेकिन उसके लिए एक्सटेंशन मेरा डाउनलोड नहीं है क्योंकि मेरा फॉर्मेट हो गया था लैपटॉप। तो आपको टेलविन CSS नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपका ध्यान रखना कि टेलविन जो आपको इंस्टॉल होगा वो लैब से होता है, टेलविन लैब वाला। बहुत सारा और भी है लेकिन सबसे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये अंबुजा सीमेंट है, बाकी सब है ना बिरला गोल्ड, इधर उधर बहुत सारे अलग अलग आ जाते हैं मार्केट में। खैर, तो फटाफट ये वाला पैनल अलग हो गया और ये हेडर अलग हो गया, राइट। तो हेडर वाला हमको हेडर सेक्शन में चाहिए और एडमिन वाला एडमिन सेक्शन चाहिए। आप देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो कारण है, जो डबल आने का कारण है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और सब कुछ सॉल्व करेंगे। npm रन देव। इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा होने दीजिए, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले होम पेज को बनाता हूँ, जो कि ये वाला पेज है, ठीक है। तो मैं पूरा मिटा दूंगा, RAFC, क्या बोलते हो, RAFC, ये वाला देखो, बस ऊपर वाला लाइन हटा दीजिए क्योंकि आप Next.js यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट वाला से बचना है आपको। तो नॉर्मली आपका देखिए पेज बन के तैयार हो गया। अब फाइल का नाम जो था वही नाम कंपोनेंट का ले लिया, तो ये बन के तैयार हो सकता है, आराम से इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। अभी देखिए इसमें क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास और भी कंपोनेंट बने बनाए हुए मिलेंगे। जैसे देखिए ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा सा दिख रहा है, ये देखिए फ्रंट पे डिज़ाइन, यहाँ पे बड़ा सा मार्क है, इस तरह का डिज़ाइन। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं होम पेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बाकी आप वेबसाइट को देखो, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इससे, लेकिन वही चीज़ कि इमेज यहाँ पे ऐसे काम नहीं करता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले क्लास को क्लास नेम में बदल देना है, ठीक है। तो आप ऐसे पहला रिप्लेसमेंट ये करिए। दूसरा, ये इमेज का एंडिंग टैग यहाँ पे नहीं होता है तो इसको स्लैश देना ज़रूरी है यहाँ पे। और है BR का टैग, इसमें भी आपको स्लैश देना ज़रूरी है। नोटिस कीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है ये सब, ठीक है। खैर, तो आपका ये पेज वाला वेबसाइट बन के तैयार हो गया। अगर आप इसको लाइव देखेंगे तो आपको लाइव पेज में, फर्स्ट पेज में आपको नज़र आ जाएगा आपका हीरो बोलते हैं इसको, मतलब बैनर को, जो मैंने पहला नंबर पे बनाया। देखिए बन गया ये। तो ये ऊपर में नेम बार नहीं आ रहा है, क्यों? नॉर्मली जो हम लोग लास्ट टाइम में भी कर रहे थे वो कर रहे थे क्या कि हेडर को उठाकर लेआउट में डालते थे। तो आपको वही करके दिखा देते हैं। देखिए चिल्ड्रन से पहले हम लोग यहाँ डालते थे। ये एक तरीका है जो कि इसको अवॉइड करना होगा अगर आपको इशू नहीं चाहिए तो। हेडर एक्सपोर्ट नहीं होता, हाँ ठीक है, ये देखिए एक्सपोर्ट हो गया। तो ऊपर का हेडर पट्टी भी आ जाएगा, आप नोटिस करें, HREF वाला मामला, ठीक है। तो HREF जो हम लोग डालते हैं, लिंक डालते हैं ना यहाँ पे, इसमें HREF कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। तो आपको HREF ये डालना होगा, ठीक है। देखिए और भी है, ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। कम से कम ब्लैंक छोड़ दीजिए अब स्ट्रिंग, बाद में आप इसमें, कहाँ, वो तो एंडिंग है उसका। देखो ऊपर का हेडर भी आ गया। तो नॉर्मली इशू क्या था, इशू हम आपको बहुत अच्छे से दिखाते हैं। देखिए पहले मैं इसका ग्लोबल CSS का मैं CSS पार्ट हटा देता हूँ, जिसके बाद क्या होगा कि
अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मंगो डीबी मेरा इंस्टॉल हो गया होगा, तो हम उसको फटाफट डाउनलोड हो गया, इंस्टॉलेशन में लगा देते हैं। तो इंस्टॉलेशन होता रहेगा, तब तक मैं अपना डिज़ाइन का काम कंप्लीट करूँगा। कंप्लीट, ठीक है, यस, होने देते हैं। आगे देखिए, तो अब है ना ये प्रोजेक्ट अब इस प्रोजेक्ट में ओहो ODI नहीं चला सकते हैं। अच्छा, मुझे इंस्टॉलेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक पेज और बना लिया, उसका हेडर इसमें डाल दिया और बाकी चीज़ें हो गई। टाइटल वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, न्यूज़, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर एडमिन पैनल को बनाते हैं तो आप नॉर्मली कैसे बनाते हैं, देखिए एडमिन के लिए आप फोल्डर बनाते हैं एडमिन, और फिर उसका पेज.js बनाते हैं ताकि एडमिन का होम पेज बन के आ जाए, ठीक है। तो इसका अपना लेआउट होगा नॉर्मली, तो layout.js, ठीक है। यहाँ layout.js में आप लेआउट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो बाहर का लेआउट है, बाहर का लेआउट को आप यहाँ पे सेम टू सेम कर सकते हैं, बस इसका नाम रूट लेआउट से इसका नाम एडमिन लेआउट कर सकते हैं। जिसके बाद आपको यहाँ पे एडमिन वाला हेडर पार्ट इंपोर्ट कर लेना, ना कि ऊपर वाला। तो आपको ये इंपोर्ट सही करना होगा और देखना होगा ये वाला पाथ आपका सही है कि नहीं, तो पाथ सही कर दीजिए, कंपोनेंट का पाथ सही है कि नहीं। तो पीछे जाना है, पीछे जाकर, हाँ ठीक है। तो आपका यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि एडमिन का, इसका टाइटल चेंज कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं एडमिन पैनल ऑफ न्यूज़ पोर्टल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एडमिन का मेरा बन के तैयार हो गया। तो एडमिन करेंगे तो ये वाला पेज एक्सेस होगा, बट इसके लिए पेज वाला फाइल बनाना होगा। RFC ई छोड़ दीजिएगा तो आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, तो ई डाल दिया तो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो नॉर्मली आपका ये वाला पेज है और इस पेज को आपको डिज़ाइन देना है। देखिए क्लास कंटेनर, और इसके नीचे में अंदर में यहाँ पर हम ना फ्लिक्स, देखो ये आपको हिंट नहीं दे पा रहा है, इसकी वजह है इसका JSX फाइल नहीं होना, ठीक है। तो नॉर्मली क्लास नेम फ्लिक्स, और इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे div क्लास नेम W-1/3, ठीक है। और जो रेस्ट 2 पार्ट बचता है ये वाला लिस्ट के लिए चला जाएगा, और जो रेस्ट सेकंड पार्ट बचता है उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि W-2/3, ठीक है। तो यहाँ पे एंडिंग नहीं होगा, गलती हो गया। अब इसका जो क्लोजिंग टैग है वो यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये 2/3 है, इसमें फिर से हम एक फ्लिक्स डिव बनाते हैं और इसमें फ्लिक्स लिखते हैं, और इसके अंदर में 2 अलग अलग डिव्स बनाएंगे जो कि फ्लिक्स 1 यानी कि सेम साइज़ के होंगे, ठीक है। इसके बैकग्राउंड BG-red-500 और टेक्स्ट वाइट और पैडिंग PY2 या PX5 कर देते हैं, PY3, ठीक है। और ये H1 का टैग इसके ऊपर, ठीक है, लिखते हैं टोटल, यहाँ पे डाल देते हैं 20 और क्लास नेम, और यहाँ डाल देते हैं टेक्स्ट डैश 3XL और फॉन्ट डैश बोल्ड, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे एक H2 बनाते हैं, H2 स्ट्रक्चर के हिसाब से, और लिखते हैं टोटल कैटेगरी, ठीक है। टोटल कैटेगरी कितना होगा, ये क्लास नेम और टेक्स्ट डैश 2XL और फॉन्ट डैश ब्लैक नॉर्मली। तो मेरा आउटपुट हमको देखना है अगर, तो हमको /admin लगाना होगा, राइट, /admin। तो चेक करो, ये देखो टोटल कैटेगरी आ गया, ऊपर का नेम बार थोड़ा सा पतला हो गया है। तो ये हम लोग बनाए हैं एडमिन हेडर में, और इसमें थोड़ा पैडिंग की ज़रूरत है, PY3 और इसको PX10 कर देते हैं, ठीक है। हो गया थोड़ा चौड़ा, दोनों हेडर आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे वाला कंपोनेंट हम लोग बना रहे हैं page.js में, और page.js में बनाकर हम लोग इसको कंप्लीट किया है। ये दिखने में ऐसा है। अभी इसको दूसरा इसका चाइल्ड बनाएंगे, ऐसे Ctrl+D कर देंगे, इसका कलर हम कर देते हैं पर्पल, ठीक है। तो थोड़ा सा एक और बॉक्स बन गया जो अलग अलग है। टोटल कैटेगरी की जगह टोटल पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो यहाँ दिखेगा, ठीक है। देखो दोनों में गैप चाहिए थोड़ा सा, तो हम गैप कंसीडर करेंगे यहाँ से, ठीक है, P-5। तो पैडिंग हो गया, और गैप यहाँ पे आएगा GAP गैप
5 इनफ होगा। देखो अलग हो गया। और दोनों का राउंडेड सर्कल दिखाना है तो फिर हम यहाँ और यहाँ दोनों जगह राउंडेड डैश XL LG ट्राई कर सकते हो। लिखाया नहीं था, देखो ठीक है। ये हो गया मेरा बॉक्सेस, और ये वाला पार्ट में हम डालेंगे ये वाला पार्ट में डालेंगे लिंक्स। तो नॉर्मली ये लिस्ट ऑफ लिंक्स होगा जो हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इशू क्या है कि मेरा एडमिन पैनल पे एडमिन का हेडर तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ होम वाला हेडर भी दिख रहा है। अगर मैं बाहर देखूँ तो वहाँ होम वाला हेडर ठीक ठाक दिख रहा है और CSS खो देता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम लोग दो चीज़ें एक साथ एक्सेस, एक दो तरह की चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप लेआउट में यहाँ एडमिन हेडर और बाहर वाले लेआउट में आपने हेडर डाल दिया है, इंपोर्ट कर दिया है। अब सुनो क्या हुआ है। नॉर्मली जो बाहर वाला लेआउट होता है उसे कहते हैं रूट लेआउट, और रूट लेआउट एक ही होता है। बाकी जो लेआउट्स होते हैं सबको नेस्टेड लेआउट कहते हैं, यानी ये लेआउट भी इस लेआउट के अंदर जाके फेच होता है। यानी यहाँ से लेआउट सारा चला जाएगा और उस लेआउट में जाके इको होगा। तो नॉर्मली हमें ना अंदर जब नेस्टेड लेआउट बनाते हैं तो उसमें हम लोग अब हेडर बॉडी नहीं देते हैं। तो हेडर बॉडी नहीं दिया तो क्या होगा, तो बाकी जो डेटा है इसका रेस्ट ऑफ पार्ट डेटा है वो ऑफकोर्स वो भी लेआउट में जाके नेस्टेड होगा। एरर तो नहीं आएगा बट ये वाला इशू आएगा कि दोनों दिख रहा है। तो आप इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं कि आप इसका 2 रूट बना लेंगे, 2 रूट लेआउट बनाना होगा आपको। लेकिन 2 रूट लेआउट बनता नहीं है, अलाउड नहीं है। आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि 2 राउट ग्रुप्स बनाकर उसके अंदर 2 अलग अलग लेआउट बना सकते हैं। कैसे करेंगे इसको? एडमिन का सारा लेआउट के लिए अलग से एक सब राउट बनाएंगे। तो राउट ग्रुप बनाने के लिए आपको एक फोल्डर बनाना होता है। मैं बाहर बनाऊंगा इसको इस जगह पे ऐप के पास, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये छोटी ब्रैकेट के अंदर कवर कर सकते हैं आप। उसका कुछ भी, इसका नाम रख देते हैं बैकएंड। इसको कुछ भी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपको पब्लिक में नहीं दिखता है, तो आप छोटी ब्रैकेट में इसको कवर कर लो और जो एडमिन का जितना कुछ है उसको उसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो मैं मूव कर देता हूँ। देखिए ये उसके अंदर चला गया और ये पूछ रहा है कि क्या इंपोर्ट सबको अपडेट करना, मतलब यस या ऑलवेज कर दो ताकि हमेशा अपडेट कर सके। अब जो लेआउट्स हैं वो सब बैकएंड वाले हैं। अब बाहर जो लेआउट्स हैं जैसे कि लेआउट और पेज.js, इसके लिए अलग से पेज बनाओ। कैसे बनाओगे? इसके लिए एक छोटी ब्रैकेट देके फ्रंट इंड कर दो। फ्रंट इंड, ये नाम कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ऐसा रखो कि ग्रुप का नाम सही रहे। तो लेआउट को भी अंदर डाल दो और पेज.js को भी अंदर डाल दो फ्रंट इंड के अंदर। बाकी चीज़ें जैसे मॉडल, कंपोनेंट और कॉन्फ़िग ये सब बाहर रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो आपका बेसिकली राउटिंग का सारा कुछ ग्रुप में चला गया, यानी कि बैकएंड में सारा बैकएंड का काम चला गया और फ्रंट एंड में सारा फ्रंट एंड का काम चला गया। तो इससे क्या हुआ, इसका लेआउट अलग बन सकता है और इसका लेआउट अलग बन सकता है। तो आप राउट ग्रुप करके ऐसा कर सकते हैं और बड़ी आसानी से ये चीज़ पॉसिबल है। तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि कहाँ का एरर आ रहा है। देखो ये एरर दिखा रहा है कि आपका CSS इंपोर्ट गलत जगह। तो एडमिन के अंदर जो लेआउट है, अगर आप उसमें जाएंगे तो ऊपर देखिए ग्लोबल CSS का जो पाथ है ऑफकोर्स गलत हो गया, क्योंकि पीछे जाकर फिर बहुत सारा और पीछे जाकर देखिए, पीछे गए इस तरीके से सही पाथ तक पहुंचा दो। तो इसके बाद जो एरर्स आएंगे उसको हैंडल करेंगे। लेकिन अभी देखो एडमिन में एडमिन वाला नेम बार आ रहा है और होम पेज में होम पेज वाला यहाँ पे अभी एरर है इसका लेआउट में। तो इसका लेआउट भी सही कॉन्फ़िगर करना होगा। ये भी एक पीछे चला गया अब, तो इसके लिए ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखो होम पेज पे होम पेज का नेम बार नज़र आ रहा है और एडमिन में सिर्फ एडमिन का ही नज़र आ रहा है, यानी 0 एरर के साथ अपना काम हो गया। तो एक सोल्यूशन है और आपका जो वो CSS किल होने वाला इशू था वो भी सॉल्व हो गया। तो CSS क्या हो जाता था, डम कर जाता था, जिसके बाद है ना हम लोग को CSS उस पर अप्लाई नहीं मिलता था। फिर सर्वर ऑफ करो फिर ऑन करो तब जाके सॉल्व होता था। तो वो भी एक प्रॉब्लम था, जो एक ही प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम एक ही तरीके से सॉल्व हो गया। नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया, बस कुछ नहीं, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, मैं आपको अगर यहाँ प्रोजेक्ट से फोल्डर से दिखाऊँ तो ऐप आपका मेन फोल्डर है, उसके अंदर मैंने 2 फोल्डर बना दिया, बैकएंड और फ्रंट एंड। बैकएंड में सारा बैकएंड वाला फोल्डर डाल दिया पेज.js और फ्रंट एंड में फ्रंट एंड का सारा डाल दिया, जिससे ये पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। तो ये एक चीज़ है जो हमेशा Next.js वाले को बहुत सब देखना पड़ता है। मैंने यूट्यूब पे भी देखा, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल नहीं है इस मामले में। तो आपको इसका बेहतरीन सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब एक और बात सुनो, लेआउट जो अंदर वाला है ना, थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पे अंदर वाला जो लेआउट है, अंदर वाला जो लेआउट है उसे आप अगर नोटिस करेंगे, कहाँ गया प्रोजेक्ट, हाँ,
अंदर वाला लेआउट मतलब एडमिन लेआउट। तो एडमिन लेआउट को जब आप देखोगे तो उसमें यहाँ पर मैं लिस्ट बनाऊंगा और वो लिस्ट हर पेज में हमको नज़र आना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली है ना, हम लोग पहले लिस्ट बना के दिखाते हैं। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ के page.js में जहाँ पे हम ये काम कर रहे थे, और यहाँ पर हम बनाएंगे लिंक्स का एक पूरा जखीरा। तो नॉर्मली हम यहाँ पे डालेंगे div फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश कॉल। इसका मतलब हो गया कि एक दूसरे के नीचे चाहिए हमको, और इसके अंदर में लिंक्स को ही यूज़ करेंगे क्योंकि लिंक ही फ्यूचर में यूज़ करना ही है, तो अभी ही क्यों ना लिख दे। और क्लास नेम देकर इसका थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बीजी कौन सा कलर होगा, तो मैं स्लेटी कलर दे रहा हूँ, और मैं होवर करने पर स्लेटी कलर को थोड़ा डार्क कर दूंगा, ठीक है, इन होवर केस, ठीक है। और टेक्स्ट कलर मैं वो देख लेंगे कि क्या देना है। अभी यहाँ लिखते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। इस तरीके से कई लिंक चाहिए, तो मैं पहले लिंक्स को एक बार देख लेता हूँ कि ठीक ठीक आ रहा है कि नहीं। देखो ये ऐसा दिख रहेगा, तो जब मैं कर्सर कर रहा हूँ तो ब्लैक ज़्यादा अनरीडेबल हो जाता है, तो उसके लिए हम होवर को कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो टेक्स्ट कलर है वो स्लेटी कलर 200 हो जाए, तो इससे क्या होगा, थोड़ा लाइट हो जाएगा। देखो हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसमें पैडिंग भी डालूंगा, px3 py2, इससे थोड़ा सा ये और अच्छा हो जाएगा। देखो ये लिंक है तो ये और अच्छा हो गया। और एक और चीज़ नोटिस करने का वो कि मैं 1/4 कर देता हूँ इसको, और इसको 3/4 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा वो वाला, ज़्यादा लंबा हो गया था, देखो, ठीक है। और जो मैं गैप है वो यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ, गैप 5-10 जो भी देना है, इससे थोड़ा दूरी बन गया। तो नॉर्मली ये लिस्ट है जो इस तरह से कर्सर रखने से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस कर्सर इस लिंक का डुप्लीकेट बनाना है। तो अलग अलग लिंक, जैसे कि मैनेज कैटेगरीज, ठीक है, और ये हो गया मैनेज पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे बटन लगाएंगे लॉग आउट का, जो कि अभी तक हम लोग लॉग इन लॉग आउट के बारे में काम किया नहीं है, लेकिन लिंक तो बनना सकता है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लिंक बन गया। तो ये सारे लिंक को हम लोग हर पेज में देखेंगे, हर पेज में चाहिए, तो क्यों ना इसको लेआउट में जाके डाल दें। तो इससे क्या होगा, लेआउट में डालने से क्या फ़ायदा होगा कि इसको हर जगह मिल जाएगा। तो एक कंपोनेंट बना के इसको डाला जा सकता है। तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर है मेरा हर पेज में बस इतना सा होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ लेआउट में चला जाएगा। तो हम बाकी सब कुछ लेआउट में कैसे डालेंगे वो देखो, यहाँ से कट करके यहाँ तक कॉलेज 3 तक ये पूरा पार्ट को कट कर ले रहे हैं। ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, इसलिए हम हेडर के जस्ट बाद इस चीज़ों को कर रहे हैं। तो हम इसके जस्ट हेडर के बाद इसको पिस यहाँ पे पॉइंट कर दिया। तो जिसके बाद क्या होगा, ये कॉलेज 3 का जो सेक्शन है उसमें चाइल्ड घुसा देंगे, चाइल्ड इसके अंदर घुसा दिया। तो क्या हुआ कि जो भी पेजेस के अंदर आएगा वो सब इसके अंदर आएगा। और इसका जो एंडिंग डिव है देख लो कौन सा मिसिंग है, तो एक और डिव होगा शायद मिसिंग, देखो हो गया। तो आप नोटिस करोगे कि सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। बस एक चीज़ जो है ना, जहाँ पे मुझे डायनेमिक डेटा चाहिए वहाँ पे मैंने चिल्ड्रन डाल दिया। तो डायनेमिक डेटा आएगा कहाँ से, page.js के पास से। तो इसका एंडिंग वेंडिंग सही करो, 3 एंडिंग एक्स्ट्रा है, और इसको फॉर्मेटाइज कर देते ताकि अच्छे से रहे। तो देखिए यहाँ से जो डेटा गया, ध्यान से देखिए, यहाँ से जो डेटा गया वो लेआउट में जाकर चिल्ड्रन में ऐड हो गया और ये पूरा पेज तैयार कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिंक देखूँ तो यहाँ डिफाइन नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो डिफाइन हो गया। अब देखो सेम टू सेम दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पेज बनाऊंगा उसमें भी ये आएगा अपने आप, मुझे मेहनत नहीं करना। मैं बना रहा हूँ, देखिए मैं दूसरा पेज बनाता हूँ। सबसे पहले मैं एडमिन के अंदर में हूँ, ध्यान रखना मैं एडमिन के अंदर हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कोर्स नाम का कैटेगरी नाम का एक फ़ोल्डर बना लूँगा। कैटेगरी फ़ोल्डर के अंदर में आप 2 फोल्डर बनाएंगे, एक का नाम होगा मैनेज और एक का नाम होगा इंसर्ट। देखिए कैसे इंसर्ट। अब दोनों के अंदर page.js बना लो। तो page.js इंसर्ट के लिए JSX कर देते, ठीक है, ताकि उसमें जावास्क्रिप्ट के साथ साथ HTML भी अच्छे से लिख सके। और मैनेज के अंदर फिर से page.js। देखो तो क्या हुआ, कैटेगरी फोल्डर के अंदर इंसर्ट फोल्डर है और मैनेज फोल्डर, दोनों के अंदर अपना अपना पेज है। तो इससे क्या हुआ, URL कैसे बनेगा, /कैटेगरी, पहले /admin आ गया, /कैटेगरी, /मैनेज होगा तो उसमें टेबल आएगा, और /इंसर्ट होगा तो उसमें फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। दोनों पेज को हम डिज़ाइन कर रहे हैं और देखिए कैसे कर रहे हैं। नॉर्मली हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, RAFC, देखिए RAFC, और यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट जिसका नाम कुछ भी रखो, कोई इशू नहीं है, इंसर्ट रख लो, इंसर्ट कैटेगरी, कोई भी नाम रख लो, फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इस इंसर्ट कैटेगरी में क्या, कुछ नहीं करना है आपको, इधर पट्टी बगल में आएगा उसका ध्यान रखना है, आपको बस अपना काम शुरू कर देना। तो नॉर्मली आप क्या बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे जो आप बनाते हैं इंसर्ट के लिए। तो कौन सा फॉर्म, पोस्ट मेथड वाला डाल दिया, और उसके बाद
एक्शन में तो आपको सर्वर एक्शन डालना है, तो वो आप डालते रहेंगे। उसके बाद मार्जिन बॉटम 3 और इसके अलावा लेबल 4 होता है यहाँ पे। देखिए इसमें HTML एनेबल हो गया, JSX लिखने का फ़ायदा। और यहाँ पे आ गया पहला कॉलम कैट टाइटल, कैटेगरी के बारे में काम करें ना, कैटेगरी टाइटल, ठीक है। और उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका नाम वही रखिए जो डेटाबेस में नाम रख के आए हैं। कैसे? ऐसे, ठीक है। जो नाम रखा है मंगूज में, उसका फ़ायदा होगा कि आप आगे डबल लिखना नहीं पड़ेगा आपको। और उसका क्लास दीजिए और लिखिए px3 py2, उसके बाद लिखिए बॉर्डर, ठीक है। और जो भी आपको डालना है राउंडेड, उस हिसाब से अपना डिज़ाइन हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको कंट्रोल D करें और ये आपका डिस्क्रिप्शन के लिए, डिस्क्रिप्शन, तो इसका नाम कैसे रखोगे? कैट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसको टेक्स्ट इनपुट्स की जगह पे टेक्स्ट एरिया कर दो ताकि ज़्यादा लिख सकें। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रो, कितना नंबर ऑफ रो यानी लाइन कितना होगा। टाइप नहीं लगता है इसमें, ऐसा वो HTML का पार्ट है, मैं इसमें डिस्कशन कर ही नहीं रहा हूँ कि कैसे लिखना है। और इसका एंडिंग टैग होता है ना। और प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, एंटर डिस्क्रिप्शन, है ना, डिस्क्रिप्शन, तो इस तरह से हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पर प्लेस होल्डर और एंटर कैटेगरी टाइटल, पूरा पब्लिक को बताने के लिए वैसा लिखो कि पब्लिक को पता चल जाए। मार्जिन बॉटम 3, देखो एकदम इमेज काम कर रहा है आराम से। इनपुट टाइप सबमिट, क्लास नेम bg डैश ग्रीन डैश टेक्स्ट डैश वाइट, और वाइट ब्लैक कर दो। होवर करने पर bg डैश ग्रीन डैश 700 px3 py2 और राउंडेड डैश एक्सेल। इससे क्या होगा, अब आपको इसको चेक करो, देखो एडमिन स्लैश कैटेगरी स्लैश इंसर्ट, तो इससे फॉर्म आ जाएगा। देखो ये यहीं पे है और देखो फॉर्म भी आ गया, कितना आसान है। तो ये जो मार्जिन बॉटम 3 जहाँ लिखा है वहाँ फ्लिक्स लगाकर उसको फ्लिक्स कॉलम करना होगा, तब नीचे आएगा फ्लिक्स डैश कॉल, और थोड़ा सा गैप देने के लिए 2 या 3, देखो एक दूसरे के नीचे, क्या ज़बरदस्त है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो इस क्लासेस में, इनपुट के क्लासेस में विथ 100% ने लिखा, वो भी दिखा देते हैं। यहाँ भी W डैश फुल, ये पट्टी लंबी हो जाएगी। हाँ, ओहो माई बैड, नहीं प्लेस होल्डर में नहीं है, सेकेंड नंबर वाला। अच्छा, ये क्लास में लिखना था, हम प्लेस होल्डर में लिख दिए। तो नॉर्मली इसको यहाँ पे से यहाँ पेस्ट करें। ये इसका पूरा विथ क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि फ्लिक्स में फ्लिक्स 1 लिखना भूल गए, फ्लिक्स डैश 1 और फ्लिक्स डैश कॉल ले लिया, देखो यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो नॉर्मली आप इसका विथ चौड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इस पर डिज़ाइन पे बात ही नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए और ये इंसर्ट के लिए पॉसिबल हो गया। अब इसका टेबल बनाना है, तो आपको ना देखिए आप क्या क्या नहीं बनाए, आप ऊपर वाला हेडर नहीं बनाए, आप ये पट्टी को नहीं बनाए, सब लेआउट से आ रहा है ना, बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। अब इस manage.js में करें RAFC, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे एक तो बनाइए फ्लिक्स डैश कॉल फ्लिक्स, और ये इसके अंदर टेबल, तो नॉर्मली टेबल टैग, और इसमें क्लास लगाइए बॉर्डर और W डैश फुल, और ये T हेड जो इसमें कंपलसरी होता है TR TH, और इसमें ID, और उसके बाद कैटेगरी टाइटल, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है। मेरे पास जगह बहुत, तो हम पूरा लिखेंगे, अगर जगह नहीं होता तो फिर सोचते हैं हम। और ये एक्शन ताकि डिलीट वगैरह बना सके, और ये T हेड के बाद T बॉडी का सेक्शन, और इसमें चलेगा लूप डमी डेटा के साथ, है ना। तो ये ID कुछ भी हो सकता है। टाइटल में भी फ़िलहाल लिख देते क्राइम, डिस्क्रिप्शन में टेस्टिंग, और ये बटन्स जो मुझे बनाने हैं, तो नॉर्मली फॉर्म से बनता है, अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंसर्ट की जगह मैनेज, और देखिए आगे थोड़ा सा इसको अच्छा से डिज़ाइन देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऑल बटन दबाते हुए यहाँ भी, इस सब में बॉर्डर लगेगा नॉर्मली, क्लास P-2 और बॉर्डर नहीं भूलिएगा, नहीं तो टेबल स्ट्रक्चर नहीं आएगा, है ना। आगे तो ये नॉर्मली कॉलिंग हो गया, तो यहाँ पे आएगा कॉलिंग। अब हम मैनेज जब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे
तो मुझे हेडिंग नज़र आना चाहिए। ये सब देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे लेआउट में चले गए, लेआउट में जब हम यहाँ जाएंगे तो हम राउट में क्या लिखेंगे, स्लैश एडमिन स्लैश को, सॉरी हम डैशबोर्ड वाला लिंक है, देखो लिंक देख लो, ये डैशबोर्ड वाला, तो स्लैश एडमिन है ना, और यहाँ पे क्या होगा, स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरी 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 स्लैश मैनेज, यहाँ पहुँच जाएंगे। चेक करें काम कर रहा है कि नहीं। देखो ये होम पे जाने का, और ये देखिए कितना फास्ट है। देखिए अब यहाँ जब हम आ जाएंगे तो ऊपर में इंसर्ट का बटन दिखना चाहिए, वहाँ से इंसर्ट चले जाएंगे। तो मैनेज का पेज में फ्लिक्स टेबल बनाने से पहले एक और फ्लिक्स बनाएंगे, और यहाँ पे H1, यहाँ पे नॉर्मली दो चीज़ें रखेंगे। एक तो हो गया H1 मेरा, जिसमें लिखा रहेगा मैनेज, ये टाइटल ऑफ द मैनेज कैटेगरी, और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कैटेगरी, जो कि हम लोग काउंटिंग करके निकालेंगे। इसी तरीके से एक और बटन बनाएंगे जो इस साइड होगा, जो कि लिंक टैग से बन जाएगा, लिंक HREF, और ये यहाँ पर स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरी स्लैश इंसर्ट में जाने के लिए होगा। ठीक है, क्लास नेम BG डैश ग्रीन डैश 600, टेक्स्ट वाइट, होवर करने पर BG डैश ग्रीन डैश 900, PX3 PY2 और राउंडेड थोड़ा सा। ठीक है, और इस पर लिखा रहेगा इंसर्ट कैटेगरी। चेक करो क्या एरर है, कोई एरर नहीं। ये देखो आ गया बटन, इसको इस साइड शिफ्ट करना है, कोई बात नहीं, इसके लिए फ्लेक्स लिखा हुआ है, ये बस लिखेंगे जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, और एक दूसरे के बराबर नहीं है तो आइटम सेंटर, और मार्जिन वाई ऊपर नीचे दोनों साइड से देखो गैप्स। ठीक है, और ये देखो अभी भी फिट नहीं आ रहा मुझे लग रहा है, इसको अच्छे से क्लास देकर इसको टेक्स्ट डैश 3XL और फॉन्ट डैश बोल्ड। ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये टेक्स्ट काफ़ी अच्छा सा उभर के आ जाएगा। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खैर तो ये हो गया मेरा मस्त वाला, इस पर क्लिक करने से फॉर्म खुल जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्लिक करने से गो बैक वाला फीचर हो, तो मैं इस पार्ट को कॉपी कर रहा हूँ ताकि ऐसे ही हमको बनाना है इंसर्ट के पेज में। तो मैं इंसर्ट के पेज में फॉर्म बनाने से पहले इसको डाल देता हूँ, और यहाँ इंसर्ट की जगह मैनेज की जगह इंसर्ट हो जाएगा, और एक गो बैक बटन होगा जो बेसिकली पीछे लेके जाएगा, यानी मैनेज में लेके जाएगा। ठीक है, और इसमें लिख देंगे व्यू ऑल कैटेगरी। ठीक है, देखो चेक करो, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है तो लिंक ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं होगा, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए अब बिल्ड फेल हुआ है, कोई बात नहीं। देखो व्यू ऑल कैटेगरीज, इससे क्या होगा, मैनेज में आ जाएगा, इससे क्या होगा, इंसर्ट में आएगा। व्हाट है स्पीड। ठीक है, नॉर्मली डैशबोर्ड मैनेज, ठीक है, क्या चीज़, डैशबोर्ड मैनेज कैटेगरी जितना बना हुआ है सब ये यस सर, नहीं सर साइड में यस सर, हाइड के मतलब हाइड हो गया शॉर्ट हो जाए उसके बाद ओपन करना। उफ, सब हो सकता है, अभी फ़िलहाल नहीं। तो नॉर्मली डैशबोर्ड मैनेज और उसके बाद इंसर्ट का पेज एकदम मस्त बना लिया हम लोगों ने। तो मेरा पैनल देखो कितना अच्छा से काम कर रहा है। इसके बाद मुझे आगे का काम करना है, वो ये है कि इसके अकॉर्डिंग इंसर्ट हो जाए, इसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाए। तो हम इसका सर्वर एक्शन वगैरह बनाएंगे जो कि हम बाहर ही रखेंगे, और सारा एक्शन बाहर रखने का फ़ायदा ये होगा कि हम लोग एक जगह मैनेज कर सकते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, आराम से हो जाता है। तो अगर हम कॉलिंग करेंगे तो कॉलिंग कैसे होगा, बाकी चीज़ें, तो हम कैटेगरी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। हम जैसे बनाया है ये एडमिन का पूरा पैनल बंद कर रहे हैं। देखो बाहर ये वाला एरिया है, हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा action.js। ठीक है, फाइल फोल्डर नहीं, ये फोल्डर बन गया गलती से, डिलीट मारते हैं, मुझे फाइल बनाना था। एक्शन कंपोनेंट में नहीं बनाएंगे, actions.js। ठीक है, तो ये कंपोनेंट में नहीं बनाना है, हमको बाहर बनाना है, इसलिए हम बाहर खींच के ला रहे हैं। ध्यान रखना है कौन कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो action.js मेरे पास है, और यहाँ पे हम इसको पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं एज ए सर्वर एक्शन। ठीक है, तो हम जितना भी फंक्शन होगा सब यहाँ बनाएंगे। इस वीडियो में हमको लगता है कि नहीं बनाएंगे क्योंकि समय हो गया पूरा। और बैकएंड, कैटेगरी, इंसर्ट, मैनेज, इसी तरह से मैं आपको फोल्डर बना के दिखा देता हूँ कि बैकएंड में फिर आपको कैसे और फोल्डर बनाना है। तो बैकएंड में आपको फोल्डर और बनाने होंगे पोस्ट नाम से। ठीक है, तो जैसे कैटेगरी वैसे पोस्ट। अब इसके अंदर भी दो फोल्डर, एक मैनेज का और एक इंसर्ट का।
ध्यान से बनाइएगा, ये सब फोल्डर बनाने में अगर आप गलती किए तो बस हो गया। इसका अपना पेज डॉट JSX कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसमें कोड तो बहुत कुछ लिखना है JSX। और इसी तरीके से इसमें मैनेज का पेज, तो पेज डॉट JSX ठीक है। तो पोस्ट नाम का फोल्डर, उसके अंदर में इंसर्ट भी और मैनेज भी। तो मोटे मोटे तौर पे आपका इसमें भी इंसर्ट वैसे ही होगा और जैसे इसमें हुआ था। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे पेस्ट मार दिया और इसका नाम यहाँ और यहाँ चेंज कर देते हैं, इंसर्ट पोस्ट, ठीक है। इससे आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, इंसर्ट पोस्ट लिख देते हैं और गो बैक में देखिए, गो बैक में एडमिन के मैनेज नहीं करके पोस्ट के मैनेज में जाएगा, हो गया। तो आपका पैटर्न सेम है, तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। व्यू ऑल कैटेगरी लिखा हुआ है, व्यू ऑल पोस्ट या व्यू ऑल न्यूज़, नॉट पोस्ट क्या न्यूज़ है, ठीक है। अब पहला टाइटल है आपका कैटेगरी, टाइटल नहीं सिर्फ टाइटल, तो आपको उसको नाम दे देना है टाइटल, हो गया। यहाँ पे इंटर टाइटल हो गया। दूसरा वाला जो है वो आपका कंटेंट बना सकते हैं, इसको देखिए कंटेंट हो गया। अब कैटेगरी को मिटा दीजिए तो हो गया कंटेंट, ये दूसरा वाला पार्ट। लेकिन ऑथर ऐसे ही डालना है आपको, ऑथर डाल दीजिए। ऑथर यहाँ पे एक साथ में कर्सर, मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करके जल्दी से कर लेता हूँ, AUTHOR, ठीक है। अब आपको डेट यहाँ से डालना नहीं है, उसके अलावा और क्या है, कैटेगरी, कैटेगरी आपको डालना है यहाँ से। तो कैटेगरी आपको चूज़ करना है बेसिकली, यानी सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन होगा। तो कैटेगरी नाम का अब इसको बना लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, इनपुट टाइप को यहाँ से सेलेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा ताकि इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया जा सके। और यहाँ पर इसका एंडिंग टैग भी होगा, सेलेक्ट टैग का पहला ऑप्शन इसमें डाल दिया। और वो ऑप्शन आप डाल दीजिए यहाँ पे, सेलेक्टेड होगा एज वेल एज वो इशू आ रहा था ना आपको, हम बताएंगे क्या है। तो सिलेक्ट कैटेगरी लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कैटेगरी सिलेक्ट करना है। और जो सेकंड नंबर का चीज़ है वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, जो कि नॉर्मली आप कैटेगरी के मॉडल से जो डेटा आएगा वो यहाँ दिखेगा। तो वो भी हम कर लेंगे, यहाँ पे टू डू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे काम होगा। और ये जो बटन है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, कुछ नहीं, बटन के ऊपर लिख देते हैं वैल्यू इंसर्ट पोस्ट, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई बटन। अब आपका ये पूरा फॉर्म तैयार है। इसी तरीके से आपका मैनेज पेज है, मैनेज पेज में आप देखिएगा टेबल बना हुआ है, कॉपी कीजिए आराम से, टाइम बचाइए और पेस्ट कीजिए। और देखिए इसका नाम पेज है, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे मैनेज पोस्ट हो जाएगा और ये टाइटल, उसके बाद आपका ऑथर, उसके बाद आपको डेट, कंटेंट, कैटेगरी तो है ही है, कंटेंट, और ये डिस्क्रिप्शन का हटा देंगे तो कैटेगरी हो जाएगा, हो गया। और कुछ नहीं करना, ये डमी डेटा डाल देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, न्यूज़ टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। ऑथर का नाम है अमन, डेट है 5 जुलाई 2099, ठीक है। कैटेगरी कंटेंट हो गया और कैटेगरी मान लो क्राइम, ऐसे आएगा। तो मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया कि हाँ ऐसा आएगा। और ये देखो पूरा पेज को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इस पर क्लिक करने से कहाँ जाएंगे, पोस्ट के इंसर्ट पेज में जाएंगे, है ना। तो हो गया, सब कुछ चेक करें। अब ये लिंक को इनेबल कर देते हैं मैनेज को। तो इसके लिए कहाँ जाएंगे, लेआउट के पास, क्योंकि यहीं बना हुआ है। और यहाँ लिखेंगे /admin/post/manage, हो गया। अब हम लोग इसको क्लिक करने पर खोल सकते हैं, देखो खुल गया। इंसर्ट कैटेगरी लिखा हुआ है इसको ठीक करने दो, मैनेज का पेज, यहाँ इसमें नाम इंसर्ट पोस्ट या इंसर्ट न्यूज़ होगा, राइट। देखो इसको रिफ्रेश करो, इंसर्ट न्यूज़, और देखो बस फॉर्म बन गया। तो आपका टाइम थोड़ा सा यहाँ पे बच रहा है और आप अपने यूज़ कर सकते हैं। रह गया आप डेटाबेस का काम, उसको इंस्टॉल करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे इसमें कैसे हम लोग है ना अपना डेटा फेच करते हैं या फीड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब हम बैकएंड में कंप्लीट कर लेंगे तो हम बाहर फ्रंट एंड का डिज़ाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।